हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट विलेज पालमपुर का जो इंट्रोडक्शन देखा था। और इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं और वहाँ पे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। और उसी के साथ साथ हमने इकोनॉमिक्स का जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या प्रोडक्शंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें हमने प्रोडक्शंस की 4 रिक्वायरमेंट्स को देखा था, है ना। नाउ वी विल रीड, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, है ना। हमारे पास क्या हम ये सोच सकते हैं कि लैंड तो हमारे पास फिक्स है ना, क्योंकि ज़मीन तो बढ़ती नहीं है तो, और पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो क्या उस फिक्स जो हमारे पास जो फिक्स लैंड है, क्या उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ऑल लैंड इज़ कल्टीवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कि उस पालमपुर विलेज की अगर हम बात करें तो उस विलेज की जितनी भी लैंड है वो लगभग कल्टीवेटेड है, मतलब कोई भी आइडल यानी खाली नहीं पड़ी हुई है ज़मीन, है ना। कब? ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज अ कैटल फीड, है ना। खारिफ के समय में, खारिफ की सीज़न कब होती है? जब रेनी सीज़न जब होती है ना, उस टाइम में वहाँ पे आपको कोई भी लैंड खाली देखने नहीं मिलेगी। और वहाँ पे जो ज्वार और बाजरा का प्रोडक्शन होता है वो किसके लिए होता है? कैटल फीड यानी पशुओं के चारे के लिए, है ना, फूडर के रूप में किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इन द विंटर सीजन राबी fields are sown with wheat. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as a multiple cropping, है ना। इस बात को समझेंगे। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, है ना। एक ही लैंड का पीस या एक ही जो ज़मीन का टुकड़ा है उस पे साल में अगर कई बार खेती की जाती है या एक से ज़्यादा बार खेती की जाती है तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, है ना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, है ना। और ये क्यों की जाती है मल्टीपल क्रॉपिंग? इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे, कि ये एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में या प्राचीन इन एंशियंट टाइम, है ना, लैंड की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए या उसकी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए या उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता था? एक ही लैंड का जो पीस होता था उस पर अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की खेती की जाती थी, है ना। जैसे राबी की क्रॉप्स में वीट की खेती कर ली, तो फिर जब ज़ैद का टाइम आया तब वेजिटेबल्स है या कुछ पल्सेस का प्रोडक्शन कर दिया गया, फिर वापस खारिफ में कुछ और। तो इस तरह अलग अलग, इससे क्या होता है, जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये एक तरह से कॉमन वे है। पर अगर मॉडर्न टाइम में अगर हम देखेंगे तो फार्मिंग की में लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो अगले टॉपिक में हम इसके बारे में देखेंगे कि लैंड तो हमारे पास फिक्स है और उस फिक्स लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो अदर वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड एंड आर फॉलोइंग, है ना। लैंड हमारे पास उतनी ही है, फिक्स है, और उस फिक्स लैंड पे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किन किन मेथड्स का यूज़ करते हैं वो देखेंगे। यूज्ड HYV सीड्स, HYV सीड्स का मतलब यहाँ पे है हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, है ना। जो उच्च क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनका उपयोग किया जाता है जिनसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, है ना। बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या किया जाता है? केमिकल फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स लाइक यूज़ ऑफ HYV सीड्स, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन सेटअप ट्यूबवेल्स आर वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, है ना। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि HYV सीड्स का उपयोग करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स और का यूज़ करना, है ना, इरिगेशंस के न्यू मेथड्स को अपनाना,
सेटअप ट्यूबवेल्स सेटअप करना, ये सब क्या, इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस सेम लैंड पे जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। पहले क्या होता था कि ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, इरिगेशंस के इतने मेथड्स नहीं होते थे, तो बहुत सारे लैंड पीस ऐसे होते थे कि जो रेनी सीजन में तो जिनसे प्रोडक्शन होता था, पर अदर सीजन्स में जैसे समर सीजन्स वगैरह में ज़मीन आइडल भी, मतलब लैंड आइडल भी होती थी, खाली रहती थी। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ वाटर। पर बट नाउ अ डेज, है ना, आजकल के दिनों में अगर हम देखेंगे तो यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एंड सेटअप ऑफ ट्यूबवेल्स, है ना, इन सभी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो लैंड हमारे पास किसी सीजन में आइडल होती थी, खाली होती थी, उस पर भी अब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता रहता है। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, है ना। उसके अलावा सम ऑफ दम, हम ये कह सकते हैं कि पहले जो खेती में एग्रीकल्चर में जितना भी वर्क होता था वो कैसा होता था, लेबर जो होता था वो ह्यूमन लेबर होता था, है ना। और आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मशीनरीज का यूज़ करके, है ना, हमारी जो एग्रीकल्चर है या हमारा जो कल्टीवेशन है उसके जितने भी काम है उसको हम कंप्लीट करते हैं, है ना। जैसे आप लोग खुद भी अपने आसपास देखते होंगे कि पहले जुताई है वो बैलों के, मतलब बुल की हेल्प से की जाती थी, है ना, और अब उसकी जगह ट्रैक्टर से की जाती है। जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको जो कटाई होती है, हार्वेस्टिंग का जो समय होता है, तो हार्वेस्टिंग भी ज़्यादातर मशीनों की सहायता से की जाती है, जिससे क्या होता है, काम भी फास्ट होता है ना। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम फिक्स लैंड पे भी क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है उसको ग्रो कर सकते हैं। नाउ विल द लैंड सस्टेन, है ना, क्या हमें ये समझना है कि लैंड यानी हमारी जो ज़मीन है उसको हम सस्टेन कैसे रख सकते हैं। सस्टेन का मतलब बचा के कैसे रख सकते हैं, और यहाँ बचाने से मतलब है उसकी फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसका जो प्रोडक्टिविटी की जो कैपेसिटी है उसको हम कैसे बनाए रख सकते हैं। तो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़, है ना। जैसा कि आप पिछले लेसन्स में पढ़ भी चुके हो कि लैंड क्या है, एक तरह के नेचुरल रिसोर्स है ना। और नेचुरल रिसोर्स है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमको फ्री मिली है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके पैसे भी लगते हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है उसका हमने केयरफुली यूज़ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। द लैंड वुड सस्टेन ओनली इन आवर फार्मर्स get educated and use the fertilizer properly, or if they could prefer organic farming, if we go on disposing non biodegradable waste and cause pollution or use excessive amount of chemical fertilizer, the land won't sustain, है ना। अब आपने पिछले उसमें इससे जो सब टॉपिक था कि हम फिक्स लैंड पे किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ करने लग गए। बट अगर हम नेचुरल तरीके से देखें तो दिस मेथड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर लैंड, है ना, कि ये जो जितने भी मेथड्स हैं, है ना, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे मेथड्स क्या हैं, कहीं ना कहीं हमारी लैंड के लिए हार्मफुल भी है ना। जैसे हम फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, है ना, सॉरी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं या जो भी है, तो वो ये हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, पर वो कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, उसके लिए क्या होता है, जैसे विदेशों में हो तो फार्मर्स को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, हर प्रोडक्शंस के बाद वहाँ की जो मिट्टी होती है उस फार्म की, उसको चेक किया जाता है कि वास्तव में इस मिट्टी को कितने फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है या नेसेसिटी है, और उसी के अकॉर्डिंग उसमें केमिकल या फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है। पर हमारे यहाँ जो फार्मर है, अवर फार्मर्स गेट एजुकेटेड एंड यूज़ द फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली। अगर हमारे फार्मर्स को भी एजुकेटेड किया जाए, किसके बारे में, इन सब का एजुकेशन दिया जाए, शिक्षा दी जाए कि किस तरह से हमें प्रॉपर फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, तो हम
क्या कर सकते हैं, हमारी लैंड को सस्टेन रख सकते हैं, बचा सकते हैं। अदरवाइज दे कुड प्रिफर, और है ना, इफ़ वी गो ऑन डिस्पोजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड कोज पोल्यूशन और द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। और अगर हमने हमारे फार्मर्स को क्या किया, ट्रेंड नहीं किया, उनको एजुकेशन नहीं दिया प्रॉपर, किसका, कि जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरह से यूज़ करना है, तो क्या होगा उससे कि एक्सेसिव अमाउंट में हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र लैंड में मिक्स करेंगे, है ना, और किस तरह के बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशंस के लिए भी हम जिम्मेदार रहेंगे। और इन सब की वजह से हमारी जो लैंड है एक समय बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हम अगर हमारी लैंड को बचाना चाहते हैं तो जितने भी फार्मर जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पहले उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हाउ टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, है ना। तो ही हम हमारी लैंड को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स, है ना, कि अगर हम एक स्पेसिफिक पालमपुर विलेज की भी बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्मर में किस तरह से होता है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, है ना। अगर हम देखते हैं तो हमारे आसपास भी हम ये देखेंगे कि जितने भी लोग किसमें, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, है ना, वो भले हमें एंगेज्ड दिख रहे हैं पर हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि दे डू नॉट हैव अ सफिशिएंट लैंड फॉर अ कल्टीवेशन। उनके पास कल्टीवेशन के लिए कोई सफिशिएंट लैंड नहीं होती है। जो लैंड जो होती है वो जो 1/3 फैमिलीज़ होती हैं, या जो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी की जो रिच फैमिलीज़ होती हैं उनके पास ज़्यादातर लैंड होती है, और बाकी जो लोग होते हैं पुअर पर्सन और दलित पर्सन हम जो कह सकते हैं वो वहाँ पे एज ए लेबर वर्क करते हैं। तो 1/3 फैमिली आर लैंडलेस, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड्स फॉर कल्टीवेशन, है ना। बहुत सारे दलित या हम ये कह सकते हैं कि पुअर लोग जो ऐसे होते हैं कि जो एंगेज तो होते हैं एग्रीकल्चर में, पर वो क्या होते हैं, एज अ लेबर ही उसमें एंगेज्ड होते हैं, उनकी खुद की लैंड नहीं होती है। उसकी वजह से जितना उनको उस प्रोडक्शन का फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। थैंक यू वेरी मच।